Hello everyone, good morning. This is प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता से संबंधित एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल पेज को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। यह जो एडिटोरियल पेज होगा समान नागरिक संहिता को लेकर, वह 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉमन सिविल कोड लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का बिंदु बना हुआ है। और अभी हाल ही में ऐसे न्यूज भी आए थे कि विधि आयोग के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है समान नागरिक संहिता को लेकर। तो ऐसी संभावना है कि आने वाले कुछ समय के अंदर सरकार के द्वारा ऐसा कुछ प्रस्ताव या विधेयक पार्लियामेंट के अंदर रखा जाए। तो कॉमन सिविल कोड एक विमर्श का बिंदु बना हुआ है, तो इसी मुद्दे पर आज हम लोग एडिटोरियल पेज को डिस्कस करते हैं और डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला पैराग्राफ है, सबसे पहला पैराग्राफ में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर संविधान सभा में क्या बहसें की गई थी, कौन संविधान सभा के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य थे जो यूसीसी कॉमन सिविल कोड या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक थे, उसे फर्स्ट पैराग्राफ में डिफाइन करने की कोशिश की गई है। आइए शुरू करते हैं। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी की संकल्पना की थी। यानी कि जो यूसीसी की संकल्पना है वह संविधान सभा के द्वारा, जो जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, उनके द्वारा की गई परिकल्पना है। संविधान सभा में इस विषय पर व्यापक चर्चा की गई थी। संविधान सभा के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा के.एम. मुंशी, ए. कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे सदस्यों ने यूसीसी की मुखरता से इन्होंने पैरवी की थी और अंबेडकर उनमें से एक हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता की वकालत पूरे राष्ट्र के अंतर्गत किया था। उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि संविधान के चौथे भाग खंड के अंतर्गत उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 के अंतर्गत, कौन सा आर्टिकल संबंधित है कॉमन सिविल कोड से लेकर, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और चूंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, अतः राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने सीमा के अंतर्गत उसे क्रियान्वित करें। और इसे संविधान में शामिल कराने में संविधान के जो मुख्य शिल्पकार माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी संविधान निर्माताओं की यह संकल्पना साकार रूप नहीं ले पाई है। अब इस मामले में कुछ सकारात्मक पहल होती हुई दिख रही है। कुछ राज्यों ने समान नागरिक संहिता की संभावनाओं के लेकर समितियां गठित की हैं। कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने समितियां गठित की है? हाल ही में आप उत्तराखंड राज्य का उदाहरण लिख सकते हैं, जिन्होंने एक कमेटी का गठन किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन को लेकर। हालांकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के मामले में राजनीतिक मतभेद एवं अतीत के अनुभव को देखते हुए समान नागरिक संहिता का अस्तित्व में आना आसान नहीं है, मगर इस दिशा में कुछ उम्मीद जरूर बंधी है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन करने में इसकी कई सारी चुनौतियां हैं। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके मध्य एकरूपता, सहमति नहीं बन पा रही है। सबसे बड़ी यही बाधा है। यूसीसी की आवश्यकता को लेकर सबसे पहले यह समझना होगा कि जैसे जैसे समाज आधुनिकता की ओर उन्मुख होते हैं तो उन्हें उन कालबाह्य धार्मिक परंपराओं को छोड़ना पड़ता है जो समय की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते हैं। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन के युग में चले जाएंगे, जैसे जैसे विकास की गतिविधियां बढ़ती चली जाएगी और हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, धार्मिक जो कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हैं वह पुरानी होती चली जाएगी और उन परंपराओं से हम दूर होते चले जाएंगे। अपनी जीवंत धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में यूसीसी आज आवश्यक है। अब यहाँ पर यूसीसी को डिफाइन किया गया है। एक सेंटेंस के अंतर्गत यूसीसी की बेहतरीन परिभाषा है, आप लोग इसे अवश्य लिख लें। वस्तुतः यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करती है जो सभी धार्मिक समुदायों पर एक समान रूप से लागू होता है। यानी कि कोई भी धार्मिक समुदाय हो, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी धार्मिक समुदाय के लोग हों, उन सब के लिए एक समान धार्मिक कानून बनाया जाएगा। वही यूसीसी कहलाएगा। एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा। समान नागरिक संहिता यानी कि
कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कोड होगी, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में जाना जाएगा। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यूसीसी के जरिए विवाह, तलाक, भरण पोषण भत्ता, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में नियमों का एक मानकीकरण होगा और फिर यह मायने नहीं रखेगा कि ऐसा मामला किस धर्म समुदाय से जुड़ा है। यानी कि भारत के अगर संदर्भ में यूसीसी को समझा जाए तो अभी होता क्या है, हिंदू धर्म के अंतर्गत अलग परंपरा है विवाह की, तलाक विच्छेद करने की, संबंध विच्छेद करने की, यानी कि तलाक की, भरण पोषण की जो भत्ता दी जाती है उसकी इस्लाम के अंतर्गत अलग परंपरा है। लेकिन अगर यह यूसीसी तैयार हो जाएगी तो यह मायने नहीं रखेगा कि वह नागरिक हिंदू है या मुस्लिम है, सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान में वहाँ रखा जाएगा कि यह हमारे भारत राष्ट्र का नागरिक है और उसी के अंतर्गत कॉमन सिविल कोड के जरिए उसके साथ व्यवहार की जाएगी। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यूसीसी की अनुपस्थिति सामाजिक असमानताएं उत्पन्न करते हुए पंथ निरपेक्षता की बुनियाद के समक्ष चुनौतियां खड़ा करती है। ठीक है, यूसीसी को लागू करने में सबसे बड़ी हिचक मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं में कथित दखल और राजनीतिक निहितार्थों से जुड़ी हुई है। हालांकि यूसीसी लागू करने में नाकामी राष्ट्रीय एकता में बाधक बनने के साथ ही समतावादी समाज निर्माण की राह में हमारी प्रतिबद्धता को भी प्रभावित करती है। यानी कि यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यूसीसी का क्रियान्वयन न किया जाना हमारे राष्ट्रीय एकता में बाधक है, क्योंकि सभी धर्मों के अंतर्गत अलग अलग मान्यताएं प्रदान की गई है, सभी धर्मों के अंतर्गत अलग अलग कुछ नियम बनाए गए हैं और अगर राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है तो उन सभी धर्मों के जो नियम कानून हैं उनको एक जगह संहिताबद्ध करना होगा ताकि एक एकीकृत ढांचा का निर्माण हो सके और राष्ट्रीय एकता वहां पर मजबूत हो सके। समस्या केवल विभिन्न समुदायों में कानूनी विसंगतियों की नहीं है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और एकता को लेकर संकट से भी जुड़ी हुई है। कानूनी मोर्चा पर ऐसी विषमता नागरिकों में अन्याय और असमानता के भाव को बढ़ावा देती है। ये सारे जो पॉइंट है वो पॉइंट आप यूसीसी के पक्ष और विपक्ष इन सबों में आप उसे तैयार कर सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट दिया हुआ है। यूसीसी को लेकर सबसे बड़ी मिसाल चर्चित शाहबानो मामले में की दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने भरण पोषण भत्ते को लेकर शाहबानो के पक्ष में निर्णय सुनाया, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में ऐसा कानून बनाकर उस निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया। अगर आप यूसीसी से संबंधित कोई भी आंसर लिख रहे हों तो शाहबानो केस की आप जरूर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट यूसीसी से संबंधित है, हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे आगे जाकर, लेकिन शाहबानो मामले, शाहबानो चर्चा आपको जरूर करनी होगी। आप जब यूसीसी से संबंधित कोई आंसर लिख रहे होंगे तो क्या हुआ है शाहबानो केस के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने भरण पोषण भत्ते को लेकर शाहबानो के पक्ष में निर्णय सुनाया था, लेकिन उस समय जो राजीव गांधी जी की सरकार थी केंद्र के अंतर्गत, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और उसे निष्प्रभावी बना दिया। यह लैंगिक अन्याय का ऐसा उदाहरण रहा जिसने समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता को रेखांकित किया और इसी समय से भारत में यूसीसी की आवश्यकता को महसूस किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू नहीं होगा, विभिन्न धर्मों के अंतर्गत धर्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं, नियम कानून होंगे तो लैंगिक असमानता का मुद्दा जोर शोर से उभरेगा। क्यों लैंगिक असमानता का मुद्दा उभरेगा? मान लेते हैं कि ट्रिपल तलाक की चर्चा जिस प्रकार से इस्लाम धर्म की गई, हालांकि इसे बैन कर दिया गया है सुप्रीम कानून बनाकर, लेकिन ट्रिपल तलाक की चर्चा क्या थी? लैंगिक असमानता को लेकर कोई भी पति जो है, कोई भी पुरुष जो है वह अपनी पत्नी को 3 बार बोलकर तलाक दे सकता था। यह अधिक एक पुरुषवादी मानसिक सोच को दर्शाता है, लैंगिक असमानता को दर्शाता है। और अगर इस प्रकार की कॉमन सिविल कोड अगर भारत में बन जाए तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं उत्पन्न होगी और लैंगिक असमानता जो सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को, उस असमानता से बहुत हद तक छुटकारा मिलेगी और राष्ट्र एकीकरण की दिशा में, राष्ट्रीय एकता की दिशा में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ सकेगा। वास्तव में यूसीसी महिला अधिकारों को नए आयाम पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन सारे पॉइंट को आप यूसीसी के पक्ष के तर्क में आप लिखिए, नोट्स बनाइए, वहां पर यूसीसी के एक बार पूरे वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए। वीडियो को अच्छे से सुनने के बाद जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पक्ष में लग रहे हो उसकी आप लिस्ट तैयार करिए और विपक्ष में जो तर्क लग रहे हो उसकी आप लिस्ट तैयार करिए, तो जाकर ये आपका फाइनल नोट्स हो पाएगा।
एक समान कानून मात्र एक आदर्शवादी धारणा न होकर सभी नागरिकों के लिए समानता के संवैधानिक संकल्प को भी उद्घोष करता है। कितने महत्वपूर्ण पॉइंट है यूसीसी को लेकर। हमारे देश के आर्टिकल 14 जो मौलिक अधिकार है उसमें क्या कहा गया है, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कैसे होगा, जब सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएंगे। ट्रिपल तलाक की चर्चा जो मुस्लिम इस्लाम समुदाय में की गई है, वहाँ पर महिलाओं के साथ जो संबंध विच्छेद की चर्चा की गई है, और हिंदू धर्म में जो संबंध विच्छेद की चर्चा है, दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो फिर कैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 साकार हो पाएगा। इसीलिए आर्टिकल 14 को साकार करने के लिए, समानता के सिद्धांत को पूरे भारत के अंतर्गत लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। एक समान कानूनी प्रक्रिया को पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत उसे क्रियान्वित किया जाए। इनमें सामाजिक ढांचे को सशक्त करने, अंतर सामुदायिक विषमताओं को दूर करने और सामाजिक एकता को निखारने की संभावनाएं होती हैं। ये सारे पॉइंट आपको पक्ष में देना है यूसीसी के लिए। चूंकि ऐसे कानून सभी धर्म संप्रदायों पर एक समान रूप से लागू होते हैं, तो ये स्पष्टता, निष्पक्षता और समानता को भी सुनिश्चित करते हैं। कुछ सीमाओं के दायरे में गोवा ने यूसीसी को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यानी कि गोवा एकमात्र राज्य अभी भारत का जहां पर यूसीसी का क्रियान्वयन बहुत पहले से है, और अभी 1-2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कमेटियां गठित कर दी गई है कि यूसीसी को लेकर क्या फ्रेमिंग तैयार किया जा रहा है, क्या संभावनाएं हैं, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिनमें उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है। हालांकि गुजरात चुनाव में भी भाजपा के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई थी। कर्नाटक में भी यूसीसी की क्रियान्वयन की चर्चा अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक विचार विमर्श का मुद्दा लगातार बना हुआ है, और ऐसी संभावना है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व या तो सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में सदन के अंदर इसे रखा जाए, या फिर 2024 में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत फिर से राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बन सके। इसीलिए ये टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत। अब आइए, अपने विभिन्न निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने भी संसद को यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्मुख किया है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जा रहे विभिन्न निर्णयों के अंतर्गत भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को कहा है कि आप यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का आप निर्माण करें, समान नागरिक संहिता की दिशा में आप अपना कदम बढ़ाएं। कई ऐतिहासिक मामलों में शीर्ष अदालत ने यूसीसी की आवश्यकता जताई है, जैसे मारिया लुहियो वेलेंटिना परेरा और अन्य मामले में जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा था कि 1956 में हिंदू कानूनों के संहिताबद्ध होने के बावजूद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, जैसा कि पूर्व में मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो और सरला मुदगल और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामलों में भी सुझाया गया है। यानी कि ये सारे जो जजमेंट है, यहाँ पर जो 3 जजमेंट की हमने चर्चा की है, इस जजमेंट की चर्चा आप भी अपने आंसर में करेंगे, तब जाकर आपको बेहतर अंक प्राप्त होंगे। इन तीनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र सरकार जो है या फिर भारतीय संसद यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन की दिशा में अपनी पुरजोर तरीके से कदम को बढ़ाए। जब देश की 80% आबादी संहिताबद्ध निजी कानूनों के दायरे में आ गई है, तो अन्य समुदायों को ऐसे कानून की परिधि से परे रखे जाने का भला क्या तर्क दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न चीज़ों पर हमने चर्चा की। अब इसे कंक्लूड करने की बारी है। ये आर्टिकल इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए इस आर्टिकल को किनके द्वारा लिखा गया है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख उनके द्वारा और सचिव अवर निजी सचिव जो हैं उनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आप इसको आंसर फ्रेमिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए अब इसे कंक्लूड करते हैं। बहरहाल यूसीसी के इर्द गिर्द जुड़ी चर्चा केवल कानून और गवर्नेंस के विमर्श से नहीं, बल्कि बुनियादी रूप से लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और भारतीय राष्ट्र राज्य के समावेशी चरित्र जैसे व्यापक मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि यूसीसी का संबंध सिर्फ एक धर्म विशेष से नहीं, बल्कि देश के समावेशी विकास, देश के पंथ निरपेक्षता की अखंडता, देश के अंतर्गत लोकतंत्र सही तरीके से कार्य करे, इसके लिए भी यूसीसी हमारे देश में क्रियान्वयन होना आवश्यक है। यह समझना भी आवश्यक है कि यूसीसी सांस्कृतिक या धार्मिक विविधता का अपमान नहीं,
अपितु समान अधिकारों और न्याय का समर्थक है। हमने अभी ऊपर बताया था लैंगिक अधिकारों का समर्थक है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का समर्थक है, इसके अलावा लोकतंत्र के क्रियान्वयन, राष्ट्रीय एकता, पंथ निरपेक्षता, इन सभी मुद्दों के अगर इर्द गिर्द देखेंगे आप तो कॉमन सिविल कोड का क्रियान्वयन आवश्यक प्रतीत होता है। जहां भारत का निरंतर उभार जारी है और एक राष्ट्र के रूप में भी वह परिपक्व हो रहा है, तो यूसीसी विविधता में एकता के प्रोत्साहक बिंदु के साथ ही पंथ निरपेक्षता को मजबूत करने में आधारशिला का काम कर सकता है। आप भी जब कंक्लूड करें आंसर को तो इन्हीं शब्दों में आप कंक्लूड अपने आंसर को कर सकते हैं। यूसीसी का मर्म संक्षिप्त रूप में एकरूपता नहीं बल्कि सामंजस्य स्थापित करना है। अब बस यक्ष प्रश्न यहाँ शेष है कि सार्वभौमिकता और समानता की ओर छलांग लगाने के लिए हमें कितने कदम और उठाए जाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी दोनों का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विमर्श, एक महत्वपूर्ण मुद्दा समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण आलेख को डिस्कस किया है, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के द्वारा यह आर्टिकल लिखी गई है। हमें उम्मीद है कि आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान यह वीडियो आपकी तैयारी में काफी मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।